Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to discuss a very important topic in property of matter, chapter elasticity, which is bending of beam, in which we have to derive an expression for depression produced at the free end of a light cantilever loaded at its free end while kept fixed at the other end. For BSc Part 1 Physics Honours, Physics Subsidiary and Physics General courses, in lecture number 3, बेंडिंग ऑफ बीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चैप्टर इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स, फिजिक्स ऑनर्स, फिजिक्स सब्सिडियरी तथा फिजिक्स जनरल कोर्सेस तीनों के लिए, जिसमें हम लोग एक लाइट कैंटिलीवर के एक एंड को फिक्स कर उसके दूसरे फ्री एंड पर वेट या लोड लटका कर, लोड हैंग कर, उसके फ्री एंड, उस कैंटिलीवर के फ्री एंड में कितना डिप्रेशन होगा उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज ए कैंटिलीवर. कैंटिलीवर क्या है? कैंटिलीवर इज ए यूनिफॉर्म बीम kept horizontally, whose length is very large in comparison to its breadth. कैंटिलीवर एक यूनिफॉर्म समरूप बीम है, आयरन बीम है, जिसका यूज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी होता है. तो कैंटिलीवर एक यूनिफॉर्म बीम है जिसका थिकनेस हर जगह समान होता है, यूनिफॉर्म होता है, और इसे हॉरिजॉन्टली रखा जाता है, क्षैतिज रूप से रखा जाता है, और उसके एक एंड को फिक्स कर अगर दूसरे एंड पर वेट लटकाया जाता है तो वह बीम, जिसे कैंटिलीवर कहा जाता है, फ्री एंड पर डिप्रेस्ड हो जाता है, बेंड कर जाता है. तो उसके लिए बेंडिंग के लिए एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग हम लोगों को ऑब्टेन करना है. इन केस ऑफ ए लाइट कैंटिलीवर, द वेट ऑफ द बीम इज नेग्लिजिबल कंपेरिजन टू द लोड अप्लाइड टू द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर. लाइट कैंटिलीवर उसे कहेंगे जिसका अपना वेट, जिस यूनिफॉर्म रॉड का अपना वेट, यूनिफॉर्म लॉन्ग रॉड को ही कैंटिलीवर कहा जाता है. तो अगर यूनिफॉर्म रॉड या कैंटिलीवर का वेट, अपना वेट, उसके फ्री एंड पर लटकाए जाने वाले, हैंग किए जाने वाले लोड से, भार से, वेट से के कंपेरिजन में निग्लिजिबल हो, तो इसे लाइट कैंटिलीवर कहा जाता है. जबकि हेवी कैंटिलीवर के केस में लोड के वेट के अलावा जो भार कैंटिलीवर के फ्री एंड से लटकाया जाएगा उसे लोड कहा जाता है. तो लोड के वेट के अलावा उस यूनिफॉर्म रॉड या यूनिफॉर्म बीम, दैट इज कैंटिलीवर का अपना वेट भी उसमें काउंट किया जाता है हेवी कैंटिलीवर के केस में. तो उसे हेवी कैंटिलीवर कहा जाता है जब कैंटिलीवर का यूनिफॉर्म बीम का अपना भी वेट होता है, प्लस जो लोड लटकाया जाता है फ्री एंड पर वह वेट भी होता है. तो दोनों वेट, मतलब कैंटिलीवर का अपना वेट प्लस लोडेड वेट, दोनों प्रेजेंट होता है हेवी कैंटिलीवर के केस में. मतलब कैंटिलीवर के वेट को लोडेड वेट के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. इन दैट केस इट इज कॉल्ड हेवी कैंटिलीवर. नाउ सपोज वी हैव टू डिस्कस इन दिस टॉपिक depression produced at the free end of a light cantilever whose one end say A is fixed while other end B is loaded.
by a weight W, so that end B, position of end B of the horizontal rod or light cantilever is shifted to B dash, and the new shape of the light cantilever or beam is AB dash, which is of the curved shape, फ्री इंड पर लाइट कैंटिलीवर सपोज किया जाए कि बिन इंड बी फ्री है, तो उस पर डब्लू लोड वेट लटकाने पर इसका न्यू शेप जो हो गया ए बी डैश हो गया, जो कि बेंड हो गया, डिप्रेशन प्रोड्यूस हो गया। दिस बीम इज बेंडेड अंडर द लोड डब्लू, और न्यू शेप उसका क्या हो गया, न्यू शेप ए बी डैश हो गया लाइट कैंटिलीवर का। फ्री इंड पर बेंडिंग हुआ है, चूँकि इंड ए तो फिक्स है, तो न्यू शेप इज curve like shape. So its radius of curvature of any section of the beam cantilever, say it is PQ, of radius of curvature R, where O is the center of curvature of this curved part or this section of the beam, and this section PQ is taken at distance x from the free end A of the cantilever, which is free end A of the cantilever is fixed. तो फिक्स इंड पर डिप्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन होगा भी तो थोड़ा सा फ्री इंड से थोड़ा, माने फिक्स इंड से थोड़ा डिस्टेंस पर ही होगा। देखिए इतना डिस्टेंस पर थोड़ा फिक्स इंड से लोड अप्लाई फ्री इंड कैंटिलीवर के इस लाइट बीम के फ्री इंड बी पर लोड लटकाने के बावजूद डिप्रेशन तो हो रहा है बीम बेंडेड हो गया, बेंड कर गया, लेकिन फिक्स इंड पर डिप्रेशन बहुत, फिक्स इंड से थोड़ा सा आगे फर्दर डिस्टेंस पर डिप्रेशन होता है, क्योंकि इंड ए फिक्स है। तो दिस सेक्शन पी क्यू ऑफ द बेंडेड बीम और बेंडेड कैंटिलीवर इज टेकन एट डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम द फिक्स इंड ए ऑफ द लाइट कैंटिलीवर। So remaining distance, that is distance of end B from point P of the section is L minus x, because we have taken the entire length of the light beam, light cantilever, which is initially kept horizontally. So initial length of the light cantilever is a small l. When load is applied at the free end B of the cantilever, then position B of the light cantilever shifted to B dash, and distance of this new position of the free end of the cantilever B dash from the section, from the point P of the section PQ is L minus x, because this section PQ of the bended beam is taken at distance x from the free end. Now we have curvature of the beam is equal to 1 by radius of curvature, and it is rate of change of slope, that is d square y by dt square, dx square. So curvature of the beam is reciprocal of 1 by radius of curvature, 1 by r, and it is equal to rate of change of slope. स्लोप क्या होगा, बीम का स्लोप जो होगा dy by dx होता है, which is equal to tan थीटा। तो 1 by r is equal to d square y upon dx square, which is d by dx of dy by dx. dy by dx is the slope, and d by dx is the rate of change of slope. d by dx is the rate of dy by dx of dy by dx, d square y by dx square को लिखा जा सकता है, which is the rate of change of dy by dx is slope, which is equal to थीटा और tan थीटा is equal to dy by dx, और उसमें जो चेंज होगा x के रिस्पेक्ट में, तो dy by dx of dy by dx, dy dx of dy by dx is equal to d square y by dx square, and it is equal to 1 by radius of curvature. So we have to use this relation further.
So deflecting couple acting on the on the light beam when load W is applied is weight multiplied by distance from point P, where the section PQ of the bended beam is taken at distance x from the free end. So deflecting couple is applied. deflecting couple जो कि बीम को लोड के कारण अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर दिया, तो डिफ्लेक्टिंग कपल अप्लाइड. डिफ्लेक्टिंग कपल applied to the beam is due to load W is W into L minus X, where W is the load which is applied at the free end B of the light cantilever, keeping its other end A fixed, where write down where W is the load applied. लोड क्या है? भार है, वेट है. लोड मीन्स वेट अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द लाइट कैंटिलीवर. ये लाइट ए बी जो है लाइट कैंटिलीवर है, मतलब हॉरिजॉन्टल बीम है, लेकिन इट्स ऑन वेट, अपना वेट इसका इज निग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द लोडेड वेट W. इस लाइट कैंटिलीवर का अपना वेट बहुत कम है, उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं. जो लोडेड वेट है उसके कंपेरिजन में लोडेड वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके कंपेरिजन में हॉरिजॉन्टल रॉड का या कैंटिलीवर का वेट काफ़ी कम है, तो इसे लाइट कैंटिलीवर कहा जाएगा. इट्स साउंड वेट इज नेगलेक्टेड इन कंपेरिजन टू द लोडेड वेट, इट इज कॉल्ड ए लाइट कैंटिलीवर. तो अप्लाइड ये लोड वेयर W इज द लोड, दैट इज वेट अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द लाइट कैंटिलीवर विच इज AB. लाइट कैंटिलीवर AB. लोड अप्लाई करने के पहले कैंटिलीवर का जो कैंटिलीवर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, क्षैतिज रूप से रखा हुआ है, जिसका लेंथ कितना है? L है, एंड L इज द लेंथ ऑफ द लाइट कैंटिलीवर व्हेन बिफोर द लोड इज अप्लाइड. नाउ ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग कपल, due to elasticity, the beam tries to regain its initial position, so restoring couple is produced, and moment of restoring couple is called bending moment. So bending moment of the beam is the moment of the restoring couple, जो कि डिफ्लेक्टिंग कपल का, जिसके कारण लोड अप्लाई करने के कारण डिफ्लेक्टिंग कपल एक्ट करता है कैंटिलीवर में, जिसके कारण कैंटिलीवर या बीम फ्री एंड पर क्या होता है? डिप्रेस्ड हो जाता है. तो उसका अपोज करता है रिस्टोरिंग कपल ड्यू टू इलास्टिसिटी. तो बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम इज द बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम इज द मोमेंट ऑफ द रिस्टोरिंग कपल, एंड विच इज इक्वल टू Y यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कैंटिलीवर. किस मटेरियल का कैंटिलीवर है? आयरन का है, तो आयरन का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो YIG अपॉन R. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. दिस इज बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम विच इज द मोमेंट ऑफ द रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस्ड, एंड फॉर्मूला फॉर इट इज कैपिटल Y यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बीम कैंटिलीवर. IG इज द ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम, एंड R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट किया गया है. IG क्या है? ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. राइट डाउन वेयर IG इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम, and its formula is a small a into K square, where a small a is the area of cross section of the beam and K is the radius of gyration of the beam. So formula for geometrical moment of inertia is a small a multiplied by K square. A small a is the area of cross section of the beam. बीम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एंड K क्या है? रेडियस ऑफ जिरेशन है. तो ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG
is equal to a small a into k square. In the equilibrium, restoring bending moment is equal to, in the equilibrium, लाइट कैंटिलीवर के इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में जब डिप्रेशन ना हो, फर्दर डिप्रेशन ना हो, तो उस सिचुएशन में बेंडिंग मोमेंट और डिफ्रैक्टिंग कपल दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा. तो इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द कैंटिलीवर और द बीम, इन द इक्विलिब्रियम of the beam we have bending moment, that is moment of restoring couple, yig upon r is equal to deflecting couple due to load w, weight multiplied by perpendicular distance from the from point P of the curve of the bended beam. PQ is the section which is taken at distance small x from the fixed end. PQ एक सेक्शन है बेंडेड बीम का, एक पार्ट है, पोर्शन है, पार्ट है जो कि फिक्स इंड से a से x डिस्टेंस पर है. तो इसलिए P इंड से B डैश जो न्यू पोजीशन है लोड के कारण बीम का, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ जो है लाइट कैंटिलीवर का हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब था विदाउट लोड वह L था और x डिस्टेंस पर इस पॉइंट को लिया गया है. तो अब पॉइंट P से जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा L माइनस एक्स हो जाएगा. और चूँकि कर्व ए बी डैश मतलब ये बीम का पोजीशन ए बी डैश होने के बावजूद भी उसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा बीम का, उसके लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है. तो ए बी डैश को आप न्यूट्रल एक्सिस मान सकते हैं. ए बी डैश को न्यूट्रल एक्सिस माना जा सकता है जो कि बीम के ठीक सेंटर से पास करने वाला लेयर है बीम का, तो वह अनडिफ्लेक्टेड रहेगा. जबकि ए बी डैश मतलब न्यूट्रल एक्सिस, बीम के न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो लेयर है उसके लेंथ में कमी आएगी, जबकि आउटर जो लेयर होगा, आउटर लेयर्स होगा न्यूट्रल एक्सिस के अबव, उसका लेंथ जो है एक्सटेंड करेगा, बढ़ेगा. लेकिन न्यूट्रल एक्सिस जो बीच का लेयर है, सेंटर मतलब बीम के दोनों इंड के सेंटर से पास करने वाला जो लेयर है, उसका लेंथ बेंडिंग के बाद भी अनएक्सटेंडेड रहेगा. वो एक्सटेंड नहीं करेगा जितना इनिशियली, मतलब बिना बेंडिंग के जितना उसका लेंथ है न्यूट्रल एक्सिस का, उतना बेंडिंग के बाद भी उसके लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा. इसलिए ए बी जो है आप न्यूट्रल एक्सिस सपोज कर सकते हैं लाइट कैंटिलीवर का, जब लोड नहीं अप्लाई हुआ है और लोड अप्लाई हो गया, तो लोड जब अप्लाइड हो गया तो उस सिचुएशन में अब इसका न्यू पोजीशन न्यूट्रल एक्सिस का ए बी डैश है, लेकिन दोनों का लेंथ ए बी और ए बी डैश का लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा न्यूट्रल एक्सिस का बीम का. तो ए बी डैश को न्यूट्रल एक्सिस माना जा सकता है बीम का. तो इसलिए इंड P से मतलब पॉइंट P से जो पॉइंट पी क्यू सेक्शन लिया गया है फिक्स इंड A से x डिस्टेंस पर, तो P से जो अदर इंड है मतलब B डैश का जो न्यू पोजीशन है लाइट कैंटिलीवर का, उसका डिस्टेंस हो जाएगा L माइनस एक्स. इसलिए डिफ्लेक्टिंग कपल हो जाएगा वेट मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P ऑफ द बीम, दैट इज L माइनस एक्स. तो डिफ्लेक्टिंग कपल इज W इंटू L माइनस एक्स. So in the equilibrium of the beam, bending moment in the equilibrium of the beam, bending moment of the beam yig by r is equal to W L minus x. This is equation number 4. अब in place of 1 by r we can write d square y by dx square, that is rate of change of slope. हमने इक्वेशन 1 में लिखा था और बताया था कि आगे इसका यूज होगा. तो 1 by r की जगह यहाँ रिप्लेस कर दिया जाए इक्वेशन 4 में कि LHS में कितना d square y by dx square. So using equation 1 in equation 4 we get in place of 1 by r we can write using 1 in equation 4 in LHS of equation 4 we have 1 by r की जगह we can write y Young modulus of elasticity of the beam material into Ig multiplied by 1 by r d square y by dx square, that is rate of change of slope, is equal to W L minus x, और d square y upon dx square is equal to W upon y Ig multiplied by L minus x. This is equation number 5. Now integrating both sides. तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, LHS में
क्या होगा, डी ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, दैट इज डी इंटीग्रल सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन विच इज लॉन्गेस्ट डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द स्लोप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इन राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन सिंबल यूज करना होगा, दोनों साइड में इंटीग्रेशन किया जा रहा है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. सो डी वाई बाई इन LHS वी कैन राइट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज डी वाई इंटीग्रल डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप. और डी एक्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इंटीग्रेशन फॉर्म में लाने के लिए एक्स है, तो एक्स के साथ डी एक्स भी से मल्टीप्लाई करना होगा. थीटा है साइन थीटा, तो डी थीटा लेना होता है, तो उसी ढंग से अब RHS में मल्टीप्लाई कर RHS में इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो W बाई वाई आई जी वेट दैट इज लोड यंग मॉडुलस ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सभी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर आ जाएगा, तो W अपॉन वाई आई जी इंटीग्रल L माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, बोथ साइड्स में डी एक्स से मल्टीप्लाई किया गया. नाउ वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ LHS, इंटीग्रेशन ऑफ द टर्म इन LHS इज डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया यहाँ, तो डी ऑफ इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो केवल क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज ओनली डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज द स्लोप ऑफ द बीम. डी वाई बाई डी एक्स LHS का हो गया, W अपॉन वाई आई जी इंटीग्रल. अब यहाँ पर इंटीग्रल इसको दो इंटीग्रेशन में, मतलब L इंटू डी एक्स, L मल्टीप्लाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रल चूँकि कॉमन है दोनों टर्म पर, पूरे टर्म पर, इसलिए यहाँ पर टू इंटीग्रेशन में इसको टू इंटीग्रेशन के रूप में, के डिफरेंस के रूप में लिखा जा सकता है इस इंटीग्रल को, L माइनस एक्स इंटू डी एक्स को. वी कैन राइट L इंटू डी एक्स, तो L कॉन्स्टेंट है इंटीग्रल के फर्स्ट टर्म में, इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर कर लिया जाए, तो L इंटू डी एक्स माइनस सेकेंड इंटीग्रल में एक्स डी एक्स, और LHS में है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, RHS में डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, W अपॉन वाई आई जी इंटीग्रल L इंटू एक्स माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, x का पावर 1 है, तो फार्मूला इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, एक्स इंटीग्रल एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो x का पावर 1 है, तो x 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस K1 इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, K1 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो इन डिफरेंट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज किया जाता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट का वैल्यू प्रोवाइड रहता है. तो ये K1 हो गया, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6. नाउ यूजिंग द कंडीशन एट x इक्वल टू 0 स्लोप डी वाई बाई डी एक्स विच इज tan थीटा. फिक्स इंड पर क्या होगा, x इक्वल टू 0 मैंने फिक्स इंड पर, तो फिक्स इंड पर तो क्या है, फिक्स इंड पर तो लोड लटकाने के बाद भी फिक्स इंड के कुछ आगे ही डिप्रेशन हो रहा है, तो एट द फिक्स इंड कोई डिप्रेशन नहीं होता है, इससे स्लोप कितना हो जाएगा, एंगल थीटा 0 है तो tan थीटा भी 0 हो गया, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो K1 का वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू 0 पुट करने पर एट द फिक्स इंड x इक्वल टू 0 एंड अदर इंड फ्री इंड पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, L के इक्वल हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर. तो एट द फिक्स इंड x इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप इज 0, बेंडिंग इज 0, देयरफॉर स्लोप इज 0, सो डी वाई बाई डी एक्स भी 0 हो जाएगा, तो K1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, K1 का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, तो केवल इक्वेशन 6 हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू W अपॉन वाई आई जी अंडर ब्रैकेट L इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. तो वह कंडीशन अप्लाई करके और यह इक्वेशन 7 हम ऑब्टेन कर सकते हैं. तो अप्लाइंग द कंडीशन एट द फिक्स एंड ऑफ द कैंटिलीवर ऑफ द बीम, तो एट द फिक्स एंड at the fixed end A of the beam x equal to 0, that is at x equal to 0, dy by dx at x equal to 0, dy by dx slope of the beam is also 0, at x equal to 0 fixed end पर dy by dx is 0, therefore equation from equation 6 K1 constant of integration, first constant of integration is also 0. Then from equation 6 K1 is 0, so equation 6 reduces to
equation 6 we can write equation 6 as dy by dx upon dx is equal to w upon yig अंडर ब्रैकेट l इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और k1 का वैल्यू तो 0 हो गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 7. नाउ वी हैव टू integrating both sides of equation 7. We have to integrate again. फर्स्ट स्टेप में भी इंटीग्रेशन किए थे जिससे इक्वेशन 6 से ऑब्टेन हुआ था. अब नेक्स्ट स्टेप में अब इस इक्वेशन 7 को इंटीग्रेट करना होगा. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई डी एक्स. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 7 वी गेट इंटीग्रल dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू इंटीग्रल w अपॉन इंटीग्रेशन सिंबल को चूँकि कॉन्स्टेंट ये w अपॉन वाई आई जी इंटीग्रेशन सिंबल के पहले बाहर इसको रखा जा सकता है चूँकि वेट कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, ig कांस्टेंट है. तो w अपॉन वाई आई जी इंटीग्रल एल इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और dx से dx कैंसिल हो गया. LHS में dx से मल्टीप्लाई किया है इंटीग्रेशन सिंबल लेके dy बाई dx. तो इंटीग्रेशन फॉर्म में लाने के लिए dx से मल्टीप्लाई करना जरूरी है और RHS में भी dx से मल्टीप्लाई किया. सो इंटीग्रल ऑफ dx is x, integral of dy is y. Y is the bending produced at the friend of the load, friend of the cantilever, that is end B, at end B where load is applied. तो फ्रिंड पर जो डिप्रेशन होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और जैसे जैसे इंड ए की तरफ जाएंगे डिप्रेशन क्या होगा, घटता जाएगा, कम होगा. तो y इजकल टू w अपॉन और फ्रिंड बी पर डिप्रेशन y इजकल टू डेल्टा हम सपोज कर सकते हैं. w अपॉन वाई आई जी इंटीग्रेशन से किस सिंबल से बाहर है कांस्टेंट होने से. अब यहाँ पर भी इंटीग्रल यहाँ पर दो इंटीग्रेशन एल एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx. तो यहाँ पर भी दो इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है. दोनों टर्म पर इस ब्रैकेटेड टर्म पर इंटीग्रेशन अप्लाई किया जा सकता है. तो फर्स्ट टर्म में एल तो लेंथ है कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे तो x इंटू एल एक्स डी एक्स हो गया ब्रैकेट एल एक्स इंटू डी एक्स ब्रैकेट हटाने पर तो एल कांस्टेंट है बाहर हो गया और इंटीग्रल ओवर एल एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ओवर फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे सिंबल सेकेंड टर्म पर भी. तो एल इंटू एक्स डी एक्स मल्टी माइनस 1/2 बाहर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर. अब इसका इंटीग्रेशन करें दोनों टर्म का और y इज द बेंडिंग प्रोड्यूस्ड इन द बीम w अपॉन वाई आई जी अंडर ब्रैकेट एल एक्स डी एक्स इंटीग्रल ऑफ ये इंटीग्रेशन साइन है लॉन्ग एस एक्स डी एक्स. तो फिर इसका एक्स डी एक्स का एक्स का पावर 1 है तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस अब यहाँ 1/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स का कितना हो जाएगा एक्स का पावर 2 डी एक्स का कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 इंटीग्रल एक्स एन डी एक्स इजकल टू एक्स n + 1 डिवाइड बाई n + 1. तो एक्स 3/3 होगा और 2 पहले मैंने 1/2 है इंटीग्रल साइन से इंटीग्रेशन साइन सिंबल से बाहर आउटसाइड. तो एक्स 3/3 इंटू 2 दैट इज एक्स 3/6 हो जाएगा. दिस इज एक्स 3/6 एक्स क्यू दैट इज एक्स 3 मीन्स एक्स का पावर 3 एक्स टू द पावर 3/6 हो गया. एंड प्लस अब सेकेंड इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट यहाँ k2 यूज किया जाए एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8. Again applying the condition, we can apply the condition at x equal to 0 that is at the fixed end A of the light cantilever of the beam. Bending is 0. यहाँ तो बेंडिंग है ही नहीं, ए इंड फिक्स है तो यहाँ तो बेंडिंग तो इसके कुछ बाद ही हो रहा है, कुछ डिस्टेंस बाद ही हो रहा है. तो एट y इक्वल टू 0 स्लोप भी 0 है क्योंकि बेंडिंग नहीं है, x इक्वल टू 0 है इसलिए स्लोप भी 0 है. तो एट x इक्वल टू 0 y इज ऑल्सो इक्वल टू 0 सो k2 इक्वल टू 0. सो applying the condition at x equal to 0 at the fixed end A of the cantilever or rod at x equal to 0 y bending is equal to also 0. This therefore from equation 8 k2 constant of integration 0 हो जाएगा. यहाँ पर x 0 रखेंगे इस टर्म में दोनों ब्रैकेटेड टर्म में है तो 0 हो जाएगा और w अपॉन वाई इंटू आई जी इंटू 0 दैट इज 0 और y भी 0 है तो इसलिए k2 इक्वल टू 0. सो इक्वेशन 8 becomes we can write इक्वेशन 8 एज k2 0 कर देंगे तो इक्वेशन 9 हमें ऑब्टेन हो जाएगा. हेंस वी हैव इक्वेशन 8 रिड्यूसेस टू इक्वेशन 8 becomes putting k2 इक्वल टू 0 इक्वेशन
8 बिकम्स और रिड्यूसेस टू K2 0 हो गया, तो y इजकल टू, दिस इज द बेंडिंग प्रोड्यूस्ड इन द बीम एट द फ्री एंड, y इजकल टू, इसी से एक्सप्रेशन हम ऑब्टेन कर लेंगे y अपॉन w अपॉन वाई आई जी मल्टीप्लाइड बाई l इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन 6. At the free end B, we can put x equal to a L. At free end B, we can put x equal to, we can take x equal to L, that is total length of the rod, because total length of the light cantilever beam is L. So putting x equal to L at the free end, this is equation number 9. At the free end B, at the free end B, capital B of the rod, x इजकल टू, x डिस्टेंस है यहाँ पर इस फिलामेंट के बेंडेड बीम के फिलामेंट PQ के PQ का फिक्स एंड से डिस्टेंस है, तो x क्या होगा, अगर यह डिस्टेंस फ्री एंड पर चला जाए, माने ये फ्री एंड पर अगर लिया जाए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन ए से इसका डिस्टेंस हो जाएगा x इजकल टू L हो जाएगा, तो x इजकल टू L हो गया. तो पुटिंग x इजकल टू n इन इक्वेशन 9 वी गेट इक्वेशन 9 becomes डिप्रेशन y इजकल टू w अपॉन वाई आई जी, w अपॉन वाई आई जी, l मल्टीप्लाइड बाई x इजकल टू l स्क्वायर बाई 2 माइनस x की जगह सेकेंड टर्म में माइनस एक्स क्यू बाई 6 है, तो x की जगह यहाँ l पुट करेंगे, तो l क्यू अपॉन 6. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव y इजकल टू एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग. अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऑब्टेन कर लेंगे y इजकल टू w अपॉन वाई आई जी l टू द पावर 3 l इंटू एल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में l इंटू एल स्क्वायर l क्यू अपॉन 2 माइनस l क्यू अपॉन 6. अब 2 और 6 ब्रैकेटेड टर्म में, दोनों टर्म में, एक में है डिनोमिनेटर में 2 है, दूसरा में 6 है, तो दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा. और एलसीएम लेकर के हम इसका वैल्यू 2l क्यू अपॉन 6 दैट इज l क्यू बाई 3 ऑब्टेन कर सकते हैं. तो ब्रैकेटेड टर्म का एलसीएम लेने के बाद l क्यू बाई 2 माइनस l3 बाई 6 वी कैन राइट इट एज w अपॉन, देयरफॉर y बेंडिंग ऑफ द बीम इज w अपॉन वाई आई जी मल्टीप्लाइड बाई, इसको सिंप्लीफाई करने पर 2l क्यू बाई 6 दैट इज 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 बचेगा, दैट इज l टू द पावर 3 अपॉन 6 l क्यू अपॉन 3. एंड this is the final expression for bending of the light cantilever at the free end, at the loaded end, while one end of the cantilever is kept fixed, that is y is equal to WLQ upon YIG. And this is final expression, this is equation number 9, and this is the required expression, that is y is equal to, a small y is equal to WLQ upon 3YIG. And this is the required expression, that is expression for the depression produced at the free end which is loaded of a light cantilever, keeping its another end A fixed. So this is the, we have already derived the formula for depression at the free end of a light cantilever, that is at the loaded end of the light cantilever, which is y is equal to WLQ upon 3 capital Y IG. IG is the geometrical moment of inertia of the beam, Y is the Young modulus of the elasticity of the material, L is the length of the beam, and W is the load weight applied at the free end of the light cantilever or light beam. Light cantilever is light beam, light uniform beam which is kept horizontally. तो यह फार्मूला हमें डिराइव करना था, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे यूजुअली पूछा जाता है बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स, फिजिक्स सब्सिडियरी तथा फिजिक्स जनरल के पेपर्स में, एग्जामिनेशन पेपर्स में. अब इसे स्पेशल केस में, स्पेशल केसेस भी इसका 2 केस कंसीडर किया जा सकता है. बीम का जो सेक्शन है उस पर, अगर बीम का सेक्शन रेक्टेंगुलर है तो IG हो जाएगा कितना, IG इज इक्वल टू BD³ बाई 12, वेयर स्मॉल b इज द ब्रेड्थ ऑफ द बीम एंड स्मॉल d इज द थिकनेस ऑफ द बीम. तब हम डिप्रेशन का एक और फार्मूला ऑब्टेन कर पाएंगे रेक्टेंगुलर बीम के लिए. और सर्कुलर बीम है, सर्कुलर सेक्शन है, अगर बीम का सेक्शन सर्कुलर है तो उस सिचुएशन में ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG इक्वल टू क्या होगा सर्कुलर सेक्शन के लिए πr4/4. और उस सिचुएशन में फिर हम IG का वैल्यू पुट करके
ये डिप्रेशन प्रोड्यूस एट द लोडेड इंड ऑफ द बीम के लिए एक्सप्रेशन मालूम कर सकते हैं। तो स्पेशल केस भी डिस्कस कर दिया जाए। वैसे तो एक्सप्रेशन डिप्रेशन के लिए होगा तो इतना भी लिखना सफिशिएंट होगा, लेकिन स्पेशल केस में अगर पार्टिकुलरली पूछा जाए कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के बीम के लिए डिप्रेशन क्या होगा, डिप्रेशन फ्री इंड का क्या, लोडेड इंड पर क्या होगा कैंटिलीवर का, तो उसके लिए तो फिर ऑब्टेन करना पड़ेगा इसके आगे भी, इस फार्मूला के आगे भी। तो स्पेशल केसेस में फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैंटिलीवर, तो इसको फर्दर स्पेशल केस में 2 केसेस को हम डिस्कस करें। स्पेशल केसेस में केस 1 फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, बीम अगर कैंटिलीवर रेक्टेंगुलर सेक्शन का है, क्रॉस सेक्शन का है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तब उसके लिए IG का वैल्यू फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम और कैंटिलीवर, न्यूमेरिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG is equal to B small b dq upon 12, where B is the breadth of the beam and D is the thickness of the beam. So putting IG is equal to B dq upon 12 in the denominator of equation 10, that is the formula for depression produced at the free end, that is at the loaded end of a light cantilever, which is y is equal to, ये फ्री इंड पर डिप्रेशन हुआ इसलिए कि हमने फ्री इंड पर x इक्वल टू कितना लिया है, टोटल लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर यूज किया है। तो ये फ्री इंड पर मैंने कैंटिलीवर के या बीम के फ्री इंड पर डिप्रेशन का एक्सप्रेशन हो गया, y इक्वल टू सॉरी स्मॉल y इक्वल टू WLQ अपॉन 3/IG। सो पुटिंग YG इक्वल टू IG ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर a rectangular cross section of the beam, from the rectangular cross section of the beam BDQ by 12 in the denominator of equation 10, we get y is equal to, equation 10 becomes, putting IG is equal to BDQ by 12 in 10, equation 10 becomes depression y of the free end is of the loaded end is, फ्री इंड का सेंस है कि वह फिक्स नहीं है, ए इंड फिक्स है और बी इंड लोडेड है, तो जो फ्री इंड है अदर इंड वह लोडेड है, उस वहाँ बेट लटकाया गया है। तो y इक्वल टू WLQ अपॉन 3y मल्टीप्लाइड बाई IG BDQ अपॉन 12, 3 से 12 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में है BDQ अपॉन 12, तो 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 4 WLQ अपॉन y BDQ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएशन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएशन कोर्स मतलब पार्ट 1 के फिजिक्स ऑनर्स सब्सिडियरी और जनरल कोर्सेस के फिजिक्स के पेपर्स में रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाले बीम के लिए भी डिप्रेशन, लाइट कैंटिलीवर के लिए, लाइट कैंटिलीवर में डिप्रेशन उसके लोडेड इंड पर, उसके लिए एक्सप्रेशन मालूम करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में। तो उसके लिए यहाँ तक करना होगा y इक्वल टू 4WLQ अपॉन y कैपिटल Y स्मॉल b, b इज द ब्रेड्थ ऑफ द बीम एंड d इज द थिकनेस ऑफ द बीम। तो ये रिजल्ट हो गया फॉर ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम और ऑफ ए लाइट कैंटिलीवर, डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड एट द लोडेड इंड इज y इक्वल टू 4WLQ अपॉन कैपिटल Y BDQ, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 11। तो उस केस में यहाँ तक इसे एक्सटेंड करना होगा इस फार्मूला को, इक्वेशन 10 के फार्मूला को। और अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का केस है, अगर बीम का क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है कैंटिलीवर का, तो उस सिचुएशन में फिर ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम के लिए अलग वैल्यू होगा, IG इक्वल टू πr4 अपॉन 4, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द बीम और द कैंटिलीवर। तो फॉर the circular cross section, for a beam of circular cross section, for a beam of circular cross section or for a cantilever of circular cross section, तो for a beam of circular cross section, area of cross section कैसा है, सर्कुलर है, तो उस सिचुएशन में ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG इक्वल टू πr4 स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द बीम अपॉन πr4 अपॉन 4। अब πr4 अपॉन 4 इसमें रख देंगे इक्वेशन नंबर 10 में, तो y इक्वल टू इक्वेशन 10 बिकम्स, पुटिंग IG इक्वल टू πr4/4
in equation 10. So equation 10 becomes y is equal to WLQ upon 3y multiplied by pi r4/4. ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा IG का वैल्यू, WLQ अपॉन 3y ओरिजिनल एक्सप्रेशन में भी था, डिप्रेशन प्रोड्यूस एट द लोडेड एंड ऑफ ए कैंटिलीवर के केस में, तो 4 ऊपर चला जाएगा इसमें न्यूमरेटर में, दैट इज 4, दिस इज इक्वल टू 4 W वेट, W इज द लोडेड वेट, 4 WLQ अपॉन 3y पाई R4, दैट इज 3 पाई R4 इंटू वाई, 3 पाई R4 इंटू वाई. दिस इज इक्वेशन नंबर 12. This is the depression produced at the loaded end or free end of a light cantilever of circular cross section. कितना हो गया? y is equal to 4 WLQ upon 3 पाई R4 इंटू वाई. तो अगर एग्जामिनेशन में BSc पार्ट 1 के एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाता है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन ए लाइट कैंटिलीवर और इन ए thin beam of circular cross section, then the result we have to obtain this result, y is equal to 4 WLQ upon 3 pi R4 into capital Y. Y is the young modulus of the material of the beam. और सेकेंड केस के साथ ही इस केस 2 के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है. दिस वीडियो इज कंक्लूडेड. थैंक यू वेरी मच.